इनका सिलेक्शन हो गया। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में आओगे, देखिए जॉब में रहने से एक बहुत बड़ा फायदा मैंने देखा, प्लान ऐसा मत बनाओ कि प्लान ऐसा बनाओ कि जैसे आज देखिए इनका सिलेक्शन हो गया रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे। हालांकि इनका रैंक काफ़ी अच्छा था यहाँ पे आरडीओ में हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे इससे पहले काफ़ी जगहों पे रिजल्ट, पीटी तो इनका कभी नहीं रुका, और दरोगा वगैरह में मेंस मतलब कई बार मेरिट से छठे। अभी वर्किंग में है इंडियन रेलवे में, स्टेशन मैनेजर का जो पोस्ट आया था इंडियन रेलवे में, जिसके लिए बहुत भयंकर बवाल हुआ था हम लोग को बड़ा मेहनत करना पड़ा था इन लोग को एग्जाम दिलाने के लिए। ये आपको आगे ऐसे और आगे बढ़ते रहिए, जिस डिपार्टमेंट में जाइए उसमें अच्छे से काम कीजिए। यहाँ पर हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं बीपीएससी 67th में आरडीओ के पद पे चयनित हूँ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरी रैंक 234 है। और अभी मैं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। देखिए यहाँ पे सर हैं, मतलब मेरे रोल मॉडल है। मैं इनसे बचपन से मिलना चाहता था, जब से मैं देखता था। मैंने अपने इंटरव्यूज के लिए जो मेरी बचपन इन द सेंस बहुत पहले से देखिए सर की जो हाइट है ना, सर की जो हाइट है, हम लोग हमेशा बच्चे ही रहेंगे सर के सामने, और बचपन से ही देखते हैं सर। अधिकारी वाला गुण आ गया एकदम डिप्लोमेटिक वाला जो होता है गुण आ गया। तो मैं जो बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मैं सर के वीडियोस देखता था। काफ़ी हेल्पिंग है सर के जो पुराने वीडियोज हैं, जो बिहार से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियोज। मैं उसको देख करके बहुत सारा मटेरियल तैयार किया था कि बिहार को बाढ़ से बचाने का, कि बार बार पूछता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है और इंटरव्यू में भी आता है। बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा है, तो पलायन को आप कैसे कम कर सकते हैं। सर के वीडियोज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत सारे डायमेंशंस उसके बंदे। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में आओगे तो आपको डायमेंशंस जानने चाहिए। जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, उसके आप कितने डायमेंशन खोल सकते हो, वो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितना ज़्यादा डायमेंशन खोलोगे आप उतना अच्छा आंसर लिखोगे। ठीक है, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने वर्ड्स आप उसमें लिख रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है डायमेंशन, क्योंकि आपको कहना है कि कम से कम शब्दों में एक बेहतर आंसर को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आप लोग शायद वनडे एग्जाम के लिए सब नहीं, ये 60 वाले हैं, सब 70 देंगे यहाँ पे। अच्छा, जॉब में रह के आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी? वो जरा इसमें, क्योंकि जो लाइव में है ना, उनका जॉब में रह के जो लड़के हैं उनको काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो कि आपका एक बड़ा हेक्टिक जॉब था, वो भी काफी हेल्प करेगा। तो वो बेसिकली जॉब वाले। देखिए मैं ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, इसी साल गया था सर ने जैसा बताया, और इसके लिए भी सर को थैंक यू कहता हूँ कि एग्ज़ाम सही समय पे हुआ, अच्छे से हुआ और हम लोग जा पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जब आप जॉब में होगे आपके पास समय कम होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पूरा फोकस और पूरा टाइम सिर्फ स्टडी के लिए है। जैसे ही आप जॉब में जाओगे आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, आपको उनको हैंडल करते हुए अपनी पढ़ाई को रखना है जारी। तो जैसे मैं जॉब में था, मैं रनिंग जॉब में था। आप लोग जानते होंगे ट्रेन में गार्ड सबसे पीछे चलते हैं, ट्रेन के साथ साथ हम लोग इंचार्ज होते हैं ट्रेन के। तो जनरली क्या होती है ना कि चूँकि सफ़र में हमेशा रहते हैं तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। मतलब मेंटली उतना थकान तो नहीं है, लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम, और होता क्या है कि जैसे आप मान लो ट्रेन लेके गए, जैसे मेरा हेडक्वार्टर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। तो हमें यहाँ से प्रयागराज या तो फिर कानपुर ट्रेन लेके जाना होता है। जब हम यहाँ से ट्रेन लेके गए तो जनरली 8 घंटे की ड्यूटी कहते हैं, लेकिन 12-13 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें 8 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिलता है, और फिर हमें ट्रेन लेकर के वापस आना होता है। हो सकता है आपको ज़्यादा रेस्ट भी मिल जाए। फिर जब हम वापस डीडीयू पहुँच जाते हैं तो हमें 16 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिलता है। लेकिन होता क्या था कि चूँकि एक ऐसे जॉब में था जो काफ़ी फिजिकली चैलेंजिंग था, तो इसमें जब जैसे वहाँ पहुँचा सोचा कि नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर पढ़ना है, तो क्या हुआ, थक गया, फिर सो गया, और 8 घंटे पता भी नहीं चलते हैं।
फिर उठे, फिर आपकी ड्यूटी लग गई, वापस आओ। फिर जब वापस रूम पे आया, फिर 16 घंटे ही मिलने हैं। शुरू के 4-5 घंटे तो कपड़े उपड़े धोए, खाना बनाया, खाया, उसी में चला गया। फिर 8 घंटे बजे फिर लगता है सो जाओ, क्योंकि फिर ड्यूटी लगने वाली है। तो काफ़ी परेशानी हो जाती थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप चाहोगे कि मुझे करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं है कि जॉब खराब था, लेकिन मैं चूँकि प्रिपरेशन शुरू से ही सिविल सर्विसेज की कर रहा था, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए और इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करने की अभी भी ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, खुद को थोड़ा तैयार किया। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप खुद को इमोशनली स्टेबल रखो, मेंटली और इमोशनली स्टेबल। सबसे पहला स्टेप ये होता है, जब आप इमोशनली स्टेबल रखोगे खुद को, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। फिर दूसरी बात क्या है, आप एक अपना प्लान बनाओ, एक प्लान बनाओ कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। क्या है कि समय नहीं मिलेगा, तो क्या होता है ना कि हमारे पास, जैसे हम जब ट्रेन में चलते हैं तो हम बुक्स लेके जाते थे अपने साथ। अगर मान लीजिए कभी ट्रेन लूप लाइन में, देखा होगा मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी रहती है, अभी मैं गुड्स में हूँ तो उस समय क्या करता था कि बुक्स लेके जाता था, बुक पढ़ता था, या फिर कुछ वीडियोज हो गए यूट्यूब पे, वो देख लिया। जैसे कि मतलब कुछ ऐसा देखना जिससे कि आपको बेनिफिट हो। देखिए, जॉब में रहने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैंने देखा, मैं मतलब पहली जॉब है ये मेरी दूसरी होगी। तो मैंने एक फ़ायदा देखा कि पहले क्या होता ना, जब एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई करते थे तो हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत समय होता था, तब तक अच्छा ठीक है अभी नहीं पढ़ें, 1 घंटा बाद पढ़ लें, और वो 1 घंटा बाद आता नहीं था यही होता था, ठीक है। लेकिन जब जॉब में गया तो पता चला लिमिटेड टाइम है हमारे पास, अब इसी लिमिटेड टाइम का आपको इस्तेमाल करना है। तो वही बात है, आपने प्लान बनाया। प्लान ये नहीं बनाओ, जैसे देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, प्लान ऐसा मत बनाओ कि 9 बजे उठना है, सॉरी जो भी करना है आपका, कि 9 बजे उठना है, 9 से 10 ये पढ़ना, 10 से 11 ये पढ़ना, 11 से 12 ये पढ़ना। ऐसे प्लान नहीं बनाओ। ऐसे क्या होगा, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। प्लान ऐसा बनाओ कि जैसे आज का दिन है और मान लो मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, सपोज करो, और हिस्ट्री में मान लो आप मॉडर्न पढ़ रहे हो, और अगर आज आपको राष्ट्रीय आंदोलन देखना, मान लो गांधीवादी आंदोलन देखना है, सपोज करो, तो आप टॉपिक बनाओ, जो रूटीन बनाओगे, रूटीन में घंटे मत लिखो, रूटीन में टॉपिक्स को लिखो। हिस्ट्री का टॉपिक लिखो, ज्योग्राफी का टॉपिक लिखो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। मैथ्स में प्रैक्टिस करो तो मैथ्स का एक टॉपिक लिख लो। टाइम डिसाइड मत करो किस टाइम करना, एक नॉर्मल होना चाहिए कि हाँ दिन में मैं मैथ्स पढ़ूंगा, शाम में मैं ये ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, रात में हिस्ट्री पढ़ लूँगा, ये हो गया क्लियर। टॉपिक हो गया क्लियर। कितने घंटे पढ़ना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है ये क्लियर नहीं है। हमें क्या करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपके पास में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जैसे को घंटे में जब बनाएंगे, मान लो हमने बोला कि हम 9 से 10 पढ़ेंगे हिस्ट्री को, सपोज करो किसी वजह से नहीं पढ़ा, जो भी वजह हो, अब क्या होगा, 9 से 10 चला गया, अब बोलेंगे अब तो हिस्ट्री खत्म, मन में डिससेटिस्फेक्शन आ गया कि हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, और पूरे दिन भर ये डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। इसके चक्कर में क्या होगा कि आगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो भी हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। होता है ऐसा। तो इसलिए क्या करो कि घंटे डिसाइड मत करो, टॉपिक्स डिसाइड करो। मान लो 9 से 10 तुमने नहीं पढ़ा, 10 से 11 बचा है ना, अभी पढ़ो, टॉपिक्स को कंप्लीट करो। फिर मान लो तुमने, मान लेते हैं कि जो इतना मैंने सोचा मैंने नहीं कर पाया, अब मेरा दोपहर का टाइम आ गया, खाना वाना खाए, दोपहर में फिर से बैठे, अब हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री मत सोचो, ज्योग्राफी पढ़ो। अगर उसमें तुमने मान लो 3 घंटे का सेक्शन है, तुमने 2 घंटे में ही ज्योग्राफी निपटा लिया जितना सोचा था तुमने, तो जो 1 घंटे बचा उससे जो बची हुई हिस्ट्री उसको निपटा लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद करेगी। ठीक है।